दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम पिछले करीब एक वर्ष से अपने करीब हर एक एपिसोड में जिस अपेक्षित मंदी की चिंता जता रहे थे, उस मंदी ने अंततः भारत में दस्तक दे ही दी। हम दस्तक शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह मंदी भारत में नहीं उपजी है, यह चीन व यूरोप के रास्ते भारत आई है। इस सफ़र में अमेरिका भी कुछ हद तक प्रभावित हुआ है। भारत की बात करें तो वैश्विक मंदी के बीच भारत की स्टील डिमांड व प्रोडक्शन के आंकड़े अभी तक उत्साहजनक रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम अपने पिछले कई एपिसोड्स में कहते आए हैं कि खुले वैश्विक बाजार के इस दौर में भारत जैसा देश विदेशों में चल रही समस्याओं से ज़्यादा देर अछूता नहीं रह सकता। बात मंदी की हो रही है तो हमें मंदी के एपिसेंटर यानी कि चाइना की बात तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन शुरू करने से पहले एक विशेष जानकारी। आज का यह एपिसोड स्पॉन्सर किया है एक्रॉल स्टील्स ग्रुप ने। गुजरात के महानगर अहमदाबाद में स्थित स्टील से जुड़ा यह ग्रुप देश विदेश की नामी गिरामी स्टील मिल्स JSW, सेल, AMNS इंडिया व पॉस्को का ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। PMP प्लेट्स, BQ स्टील प्लेट्स, GPC कॉयल, HR कॉयल, HRPO कॉयल व शीट, PPGI शीट, HRB1 शीट, CRCA इत्यादि इनके प्रमुख प्रोडक्ट्स हैं। खास बात यह है कि यह कंपनी 1 टन जैसे छोटे ऑर्डर्स भी आसानी से केटर कर सकती है। मुख्यतः इनकी सप्लाई गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में है। कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की अधिक जानकारी के लिए आप यहां दिए पते व नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर वापस लौटते हैं। चाइना के स्टील सेक्टर का साइज इतना बड़ा है कि इसे चाहते हुए भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह दुनिया के स्टील बाजार में उस इंजन की तरह है जो अपने विशालकाय साइज की वजह से खुद ब खुद ड्राइविंग पोजीशन पर रहता है और बाकी देशों को रेल के बाकी डब्बों की तरह चाहे अनचाहे उसे फॉलो करना पड़ता है। मंदी के कारणों को समझने के लिए हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर में कंस्ट्रक्शन कई वर्षों से अनियंत्रित गति से चल रहा था। चाइनीज़ बाजार में सैचुरेशन तो आ चुका था, लेकिन इसका आभास नहीं हो रहा था क्योंकि लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे थे। ओवर सैचुरेशन का सबसे पहले आभास हुआ 2020 में, जब कोविड ने सबसे पहला प्रहार अपने ही घर चीन में किया। लॉकडाउन के दौरान स्थानीय लोगों की प्राथमिकताएं पूरी तरह से बदल गईं और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो मानो अंतिम प्राथमिकता रह गई। 16 जनवरी 2022 के एपिसोड नंबर 18 में हमने इसी समस्या का जिक्र किया था और यह आशंका जताई थी कि आगामी समय में स्टील इंडस्ट्री की परेशानी बढ़ने वाली है। चाइना के तरकश से मंदी का तीर छूट चुका था, लेकिन फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध से मची उथल पुथल के बीच कहीं खो सा गया। युद्ध के चलते विश्व की सप्लाई चेन टूटने से मौका परस्ती का ऐसा दौर शुरू हुआ कि रेट घटने की बजाय आसमान छूने लगे। इस अनियंत्रित हुई इन्फ्लेशन ने मंदी की आग में घी का काम किया और इस आग ने रशिया, CIS कंट्रीज़ के अलावा समूचे यूरोप को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इन्फ्लेशन और एनर्जी क्राइसिस के चलते लोगों की बाइंग पावर बेहद कम हो गई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी भारी झटका लगा, जिससे मंदी को और बल मिला। इस सब के इतर नॉर्थ अमेरिका की अपनी अलग दास्तां है। USA हो या कनाडा, कोविड में लगे लॉकडाउन के दौरान वहां की सरकारों ने अपने लोगों की दिल खोलकर आर्थिक मदद की। पैसों की आसान उपलब्धता के कारण पूरे नॉर्थ अमेरिका में इन्फ्लेशन की रफ्तार ऐसी बढ़ी कि लगभग हर चीज़ के दाम 1.5 से 2 गुने हो गए। कोविड थमा तो सरकारी मदद भी बंद हुई। मदद ही बंद नहीं हुई बल्कि फेडरल रिजर्व ने पिछले 1-1.5 वर्ष में अपना पॉलिसी रेट लगातार बढ़ाया। इससे लोकल डिमांड को झटका लगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी सुस्ती आई। हालांकि चाइना, रशिया, CIS और यूरोप के मुकाबले अमेरिका में मंदी की तीव्रता कुछ कम रही। अब आप में से कुछ दर्शकों को लगेगा कि कहानी तो ठीक है, लेकिन प्रमाण कहाँ है। तो चलिए, अभी तक मैंने जो कुछ कहा उसे प्रमाणित करने के लिए आपके आगे कुछ एक आंकड़े रखूंगा। हर एक आंकड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। शुरुआत में मैंने कहा कि यह मंदी भारत में नहीं उपजी है। इसका सबसे बड़ा सबूत है भारत के स्टील प्रोडक्शन व डिमांड के आंकड़े। 2022-23 में भारत के स्टील प्रोडक्शन में 4.2% का इजाफा हुआ और डिमांड में 12.7% की वृद्धि हुई। बढ़ोतरी का यह प्रतिशत दुनिया में सबसे अधिक रहा। अब हैरानी वाली बात यह है कि सबसे अधिक बढ़ोतरी के बावजूद स्टील के रेट लगातार गिरे हैं। पिछले 3 महीनों में भारत में एवरेज इंगट प्राइस 5%,
बिलेट 5%, वायर रॉड 6%, HRC 7% और स्पॉन्ज आयरन प्राइस 9% तक गिरे हैं। जब घरेलू उत्पादन बढ़ा है और डिमांड भी बढ़ी है तो फिर रेट क्यों गिर रहे हैं? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है लगातार घट रहे एक्सपोर्ट और लगातार बढ़ रहे इंपोर्ट्स में। बीते एक वर्ष में भारत का निर्यात धराशायी हुआ है। इसमें 50% की भारी गिरावट आई है। वहीं भारत का स्टील इंपोर्ट पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 40 से 45% तक बढ़ने का अनुमान है। इंटरनेशनल ट्रेड में यह शिफ्ट भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि निर्यात कम होने और आयात बढ़ने से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, जिससे न सिर्फ हमारी करेंसी वीक होती है बल्कि यह अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक है। वहीं भारत के विपरीत चाइना का स्टील एक्सपोर्ट एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर बढ़ा है। जहां चाइना का स्टील प्रोडक्शन स्टेबल चल रहा है, वहीं उसकी लोकल डिमांड गिरती जा रही है, जिसकी वजह से उसका स्टील सरप्लस बढ़ रहा है। ऐसे में उसका स्टील एक्सपोर्ट फिर बढ़ने लगा है, जो कि दुनिया की स्टील इंडस्ट्री के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अभी अप्रैल महीने में ही चाइना ने 7.3 मिलियन टन स्टील एक्सपोर्ट किया है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 82% अधिक है। पहले रूस से हमारा स्टील आयात बढ़ा और अब फिर चीन से भी बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में स्टील मिल्स की चुनौती कितनी बड़ी है, इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। गिरती लोकल डिमांड की वजह से चाइना की अपनी स्टील इंडस्ट्री के हालात बद से बदतर हुए जा रहे हैं। इस वर्ष जनवरी और फरवरी में कुछ समय के लिए रेट बढ़ना शुरू हुए थे, लेकिन यह बढ़ोतरी सिर्फ चाइनीज़ बाजार के खुलने की वजह से जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने थे, सिर्फ उसी की वजह से थी। लेकिन बाजार के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ऐसे में सिर्फ सेंटिमेंट्स कब तक टिक पाते? नतीजतन फरवरी मार्च से स्टील प्राइसेस लगातार गिरने शुरू हो गए। पिछले 3 महीनों में विश्व के अधिकांश देशों में स्टील के रेट औंधे मुंह गिरे हैं। यदि हम HRC को बेंचमार्क माने तो इसके रेट चाइना में 21%, यूरोप में 17%, US में 14% और भारत में 7% तक गिरे हैं। इन आंकड़ों द्वारा हम मंदी की तीव्रता को आंकें तो पाएंगे कि सबसे अधिक गिरावट चाइना में दर्ज हुई है, फिर यूरोप में, फिर अमेरिका में और सबसे कम भारत में। यानी कि यह स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि मंदी चाइना में ही उत्पन्न होकर यूरोप और अमेरिका के रास्ते विश्व भ्रमण करके भारत पधारी है। अब यहाँ से हम मंदी को किस तरह से हैंडल करते हैं, यह हमारी सरकार की काबिलियत पर निर्भर करेगा। आज की तारीख में यह बेहद ज़रूरी है कि हम अपने निर्यात, खास करके इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यात को प्रोत्साहित करें। हमें निर्यात से जुड़े वह तमाम इंसेंटिव्स रिस्टोर करने होंगे जो पिछले 5-6 वर्षों में लगभग समाप्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा RBI को भी अब यह समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कम करने के नाम पर बार बार बढ़ाया रेपो रेट अब चुभने लगा है। लिमिट व लोन पर इंटरेस्ट की राशि लगभग 1.5 गुना बढ़ चुकी है, जो कि न सिर्फ इंडस्ट्री पर बल्कि आम आदमी की जेब पर भी भारी असर डाल रही है। इस मुश्किल समय में इसे कम नहीं किया गया तो यह घरेलू मांग के लिए घातक साबित होगा। हमें कुछ साहसिक कदम उठाने ही होंगे, क्योंकि मंदी का यह दौर अभी हाल फिलहाल खत्म नहीं होने वाला। स्टील एक्सपर्ट्स की माने तो वैश्विक मंदी का यह दौर अभी 2 से 2.5 वर्षों तक चल सकता है। हो सकता है इस दौरान स्टील के रेट कई बार गिरे। कब और कितने गिरेंगे मैं नहीं जानता, शायद कोई नहीं जानता। यदि आप स्टील यूज़र हैं या फिर स्टील प्रोसेसर हैं तो आप स्टील के बढ़ रहे आयात को एक अवसर के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन यदि आप स्टील मैन्युफैक्चरर हैं, खास करके यदि आप स्क्रैप रूट से स्टील बनाते हैं, तो यकीनन आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस वालों को तो आयरन ओर और कोल के गिरते रेटों से राहत मिली है, लेकिन आर्क व इंडक्शन फर्नेस वालों के लिए स्क्रैप के रेट उस अनुपात में नहीं गिरे हैं जितने कि आयरन ओर और कोकिंग कोल के गिरे हैं। गिरावट का कंपैरिजन आप यहाँ देख सकते हैं। बहरहाल आप जो भी हैं, आपको अपनी स्टॉक इन्वेंट्रीज, अपनी आउटस्टैंडिंग्स और अपने ओवरहेड्स न्यूनतम स्तर पर रखने होंगे, क्योंकि ऊंचाई से गिरने पर सबसे कम चोट उसी को लगती है जो सबसे हल्का होता है। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपकी लाइफ में जरा सा भी वैल्यू ऐड करता है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना व हमारी बात शेयरिंग के माध्यम से लोहे से जुड़े हर व्यक्ति तक पहुंचाना न भूलें। धन्यवाद।